हेपेटाइटिस रोग को समझने के लिए सबसे पहले हमको हेपेटाइटिस शब्द का मतलब समझना होगा। यदि एक बार हेपेटाइटिस शब्द का मतलब समझ गए तो हमको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आपका जो हेपेटाइटिस शब्द है यह हिपेटिक शब्द से बना हुआ है। आपके लीवर की जो सेल होती है उसी को हिपेटिक कहा जाता है, यानी कि आपके जो लीवर की सेल है उसको हिपेटिक कहा जाता है और इसी हिपेटिक से बना है हेपेटाइटिस। और उसके साथ साथ एक शब्द और है जो और भी ज्यादा प्रचलित है, आपका हिपेटोलॉजी। आपके लीवर की अध्ययन को, लीवर का अध्ययन जो किया जाता है उसको हिपेटोलॉजी कहा जाता है। तो आज के बाद आप कहीं पर हेपेटाइटिस शब्द देखें, हिपेटिक शब्द देखें या हिपेटोलॉजी देखें तो आप समझ जाइएगा कि इसमें लीवर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीवर की बात हो रही है। जय हिंद दोस्तों, यूपीट्रिपलएससी एएनएम की तैयारी के क्रम में आज हम सभी लोग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। यह 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस 50 प्रश्नों को हल कीजिएगा। आप देखना यह है कि आप इसमें से कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब यह वीडियो समाप्त होगा तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि ये 50 के 50 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बस आपको वीडियो देखना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। बस आपको वीडियो देखना है। एक बार आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आप आज के बाद इस 50 प्रश्न को नहीं भूलेंगे। इन 50 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है यह हमसे पूछ रहा है कि आपका हेपेटाइटिस रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। क्या पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। हम यहां से देखते हैं, आपका ऑप्शन इसमें दिया गया है लीवर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है हृदय, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। ये आपके 4 ऑप्शन है। आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, हम इसका जवाब अब यहां से बताते हैं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो शब्द है, हेपेटाइटिस जो शब्द है यह हिपेटिक शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हिपेटिक शब्द से बना हुआ है। और आपके जो लीवर होता है, लीवर की जो सेल होती है उसी को हिपेटिक कहा जाता है। अब इस हिपेटिक शब्द से बना है हेपेटाइटिस। ठीक है, आपका जो लीवर का सेल है उसको हिपेटिक कहा जाता है और इस हिपेटिक शब्द से बना है हेपेटाइटिस। तो आप समझ जाइएगा कि कहीं पर लीवर की बात हो, कहीं पर लीवर की बात हो रही है तो उसमें आपको हिपेटिक या हिपेटाइटिस शब्द दिखेगा। अब कहीं पर भी अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी किस अंग को प्रभावित करता है तो आप बता देंगे किसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और हम देखते हैं। एक आपका है हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो आपका लीवर का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। और लीवर को क्या कहते हैं? शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। लीवर को क्या कहा जाता है? शरीर की प्रयोगशाला लीवर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो आप इसको अवश्य याद कीजिएगा। और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस रोग को हम थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि आपका हेपेटाइटिस जो रोग है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ से जानकारी ले लेते हैं। आपका जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस आपका जो हेपेटाइटिस बी है और जो आपका हेपेटाइटिस ए है, ये आपका क्या है? एसटीआई रोग है। क्या है? एसटीआई रोग है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये एसटीआई क्या होता है? तो एस का मतलब होता है सेक्सुअली, एक्स का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सेक्सुअली, टी का मतलब होता है ट्रांसमिटेड। क्या होता है? ट्रांसमिटेड। और आई का मतलब होता है इन्फेक्शन। क्या होता है? आई का मतलब इन्फेक्शन होता है। अब यहां से अगर आप देखें, सेक्सुअली का मतलब यौन क्रिया के माध्यम से, और उसके बाद ट्रांसमिटेड का मतलब होता है संचारित या फैलना, और इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। यानी कि ऐसा रोग
जो सेक्स की क्रिया के माध्यम से आपका यौन क्रिया के माध्यम से फैलते हैं उनको STI कहते हैं। ऐसा इन्फेक्शन जो यौन क्रिया के माध्यम से फैलता है उसको STI कहते हैं। आपका जो हेपेटाइटिस बी है, आपका हेपेटाइटिस ए है, वो कौन सा रोग है? वो आपका STI रोग है। तो यहाँ तक आप इस बात को समझे होंगे और आज के बाद आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हेपेटाइटिस आपका जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो यह है, आप इसको देखिएगा और इसका जवाब अवश्य कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका डेंगू, दूसरा आपका हैजा, तीसरा आपका चेचक और चौथा आपका पोलियो। इसमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? और यह जो रोग है, जीवाणु के कारण होने वाले रोग, विषाणु के कारण होने वाले रोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 3 रोग अलग दे देता है, एक रोग आपका जीवाणु से दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा जीवाणु है, कौन सा विषाणु है। आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दिया होगा या आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब आपको देना है। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है और उसके बाद बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। आपका जो ट्रिक है वो क्या पे है? यहाँ पे हम ट्रिक सबसे पहले लिखते हैं। आपको स्वतः ही आपको याद हो जाएगा, आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा कि जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है। एक बार हम ट्रिक को देख लेते हैं। आपका जो ट्रिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लिखते हैं दोबारा। इस यहाँ पे पंडित का टिक न्यू है सीगो, ये आपकी ट्रिक है। इसी के माध्यम से हमको पता चल जाएगा कि जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, यहीं से हमको पता चल जाएगा। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे सामने पंडित लिखा हुआ है और इसमें से पहला शब्द है पी से या फिर पा से होता है प्लेग। पा से क्या बनता है? प्लेग। तो यानी कि प्लेग जो आपका रोग है वो जीवाणु के कारण होता है और प्लेग को ही क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। तो पहला रोग है प्लेग। दूसरा आपका आता है डी से होता है डिप्थीरिया। डी से क्या होता है? डिप्थीरिया। और उसके बाद ता आता है। ता से क्या होता है? ता से होता है तपेदिक। तपेदिक जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, जिसे हम, और उसके साथ साथ और ता से और क्या बनता है? टाइफाइड। तो यहाँ से हमने देखा जो आपका पंडित है, यहाँ पी से होता है प्लेग, डी से होता है डिप्थीरिया, ता से होता है तपेदिक और उसके साथ साथ टाइफाइड। यहाँ पंडित से हमने 4 रोग देख लिए जो आपके जीवाणु के कारण होते हैं। उसके बाद एक का आता है। का से होता है काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी। उसके बाद टिक आया, तो टी से होता है टिटनेस और का से होता है कुष्ठ रोग। और उसके बाद न्यू आता है, तो न्यू से होता है निमोनिया। है का मतलब होता है हैजा। अब हमारे पास एक शब्द और बचा सीगो। अब यहाँ से सी से होता है सिफिलिस। सी से क्या होता है? सिफिलिस। और गो से होता है गोनोरिया। यहाँ अगर हम देखें तो आपके सामने जीवाणु से होने वाले रोग स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं और यदि आप एक ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप आगे भविष्य में नहीं भूलेंगे कि जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद अवश्य कर लीजिएगा। हमारा ट्रिक है पंडित
पंडित का टीका न्यू है सीगो, पंडित का टीका न्यू है सीगो, पंडित का टीका न्यू है सीगो। बस 3-4 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पंडित में पी है, पी से बनता है प्लेग और इसी को हम काली मौत कहते हैं। डी से आपका डिप्थीरिया होता है और उसके बाद ता है, ता से तपेदिक होता है। का है, का से काली खांसी होता है। टी से टिटनेस होता है। उसके बाद फिर से का है तो का से कुष्ठ रोग होता है। न्यू से निमोनिया, है से हैजा और उसके बाद सीगो बचा है। सी से आपका सिफिलिस, गा से गोनोरिया। अब आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो आप क्या बताएंगे? हैजा, क्योंकि यहाँ पे है से हैजा, तो क्या होता है जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो हैजा आप बताएंगे। अब आप बताइए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तीसरे प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे यह पूछा है कि जो आपका क्षय रोग है जिसे हम टीबी कहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या जो आपका टीबी है इसका क्या कारण है? इसका जवाब आपको देना है। हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तीसरा ऑप्शन आपके पास है वेरिसेला जोस्टर वायरस और आपका पास चौथा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। हम सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो क्षय रोग है, जो आपका टीबी है, इसके विषय में हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि टीबी जो आपका रोग है ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जब UPSSC एएनएम का एग्जाम हुआ था तो उसमें टीबी से एक प्रश्न आया था, तो इसके विषय में हम थोड़ा सा जो आपकी जानकारी है उसको और बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ इसके विषय में हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। जो आपका क्षय रोग है जिसको हम टीबी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। टीबी को क्या कहा जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। इसी ट्यूबरक्लोसिस से टीबी बना हुआ है और इसके साथ साथ क्षय रोग या टीबी को हम तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक, और इसी को क्षय रोग कहते हैं और इसी को एच्छमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को एच्छमा कहते हैं। तो इसके कई नाम है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपका जो सवाल है कि क्षय रोग टीबी किस का कारण क्या है, अगर आप इसका नाम इंग्लिश में जानते रहे होंगे तो इसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर भी है, इसके इंग्लिश में है और इसका जो जीवाणु है उसका भी नाम ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है जीवाणु, इसी के कारण आपका क्या होता है? टीबी होता है। इसका नाम है। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, एच्छमा भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट आपका और भी यहाँ से कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, यह जो जीवाणु है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। कब की थी? तो 24 मार्च 1882 में 1882 में इसकी खोज की गई थी। तो आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 24 मार्च 1882 में। और इसी 24 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को ही टीबी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रॉबर्ट कोच ने इसके जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी खोज की थी। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट यह भी है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 24 मार्च को। क्यों मनाया जाता है इसी दिन, इसका जवाब भी आपको मिल गया। और उसके साथ साथ भारत सरकार ने 1962 में, कब? 1962 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया। कब? 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट यह है कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वह 2025 तक टीबी का उन्मूलन कर देगा और WHO के द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक।
कब तक? 2030 तक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितना है मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आपका जो क्षय रोग है इसको हम तपेदिक भी कहते हैं, इसको एस्थमा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। आपका जो टीबी है यह जो जिस जीवाणु के कारण होता है उसको हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1982 को की थी और इसीलिए 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया था और उसके साथ साथ भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है और विश्व WHO ने टीबी उन्मूलन के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा है। ये जो दोनों लक्ष्य है ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको आगे किसी एग्जाम में अवश्य देखने के लिए मिले, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप यह जो आपका टीबी का प्रश्न है इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे किसी न किसी एग्जाम में यह अवश्य पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमसे पूछा है कि आपका जो डेंगू रोग है उसका वाहक क्या होता है। क्या प्रश्न है? डेंगू रोग का वाहक क्या होता है? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका एंडीज मच्छर, दूसरा आपका एनोफिलीज मच्छर, तीसरा आपका क्यूलेक्स मच्छर, चौथा आपका सैंड फ्लाई। ये जो आपके चारों ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप इसका जवाब अवश्य कमेंट के माध्यम से दीजिएगा यदि आपको पता है। नहीं पता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि एंडीज मच्छर से कौन कौन सा रोग होता है, एनाफिलीज से कौन कौन सा रोग होता है, आपका क्यूलेक्स मच्छर है उससे कौन कौन सा रोग होता है, जो आपका सैंड फ्लाई है इससे कौन कौन सा रोग होता है, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपने देखा होगा पूछा जाता है कि चिकनगुनिया किसके द्वारा होता है, या फिर मलेरिया किसके द्वारा होता है, या फिर आपका जापानी जो एंसेफेलाइटिस है वो किसके द्वारा होता है, या कालाजार किसके द्वारा होता है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे रोग हैं जो इन सभी मच्छरों के द्वारा होते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि किसके द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। आगे यदि आपको पता है तो इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, नहीं पता है तो आप यहां से समझिएगा, इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एंडीज मच्छर के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। एंडीज मच्छर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही घातक रोग भी होता है। एंडीज मच्छर के द्वारा जो सबसे पहला रोग होता है वो आपका चिकनगुनिया होता है। एंडीज मच्छर के द्वारा पहला रोग क्या होता है? चिकनगुनिया। दूसरा आपका क्या है? एंडीज मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार। तीसरा आपका क्या है? लिम्फेटिक। चौथा आपका क्या है? पीला बुखार। उसके बाद क्या है? जीका। तो ये सभी जो आपके रोग हैं ये एंडीज मच्छर के द्वारा होते हैं। कौन कौन सा एंडीज मच्छर के द्वारा होता है? चिकनगुनिया हुआ, डेंगू बुखार हुआ, लिम्फेटिक हुआ, पीला बुखार हुआ और जीका हुआ। ये किसके द्वारा होते हैं? ये आपके एंडीज मच्छर के द्वारा होते हैं। उसके बाद आपका आता है एनोफिलीज। एनोफिलीज मच्छर के द्वारा भी कई सारे रोग होते हैं, हम उसको देखते हैं। तो एनोफिलीज मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है? सबसे पहले इसमें मलेरिया आता है, मलेरिया। दूसरा क्या आता है? फाइलेरिया। ठीक। और उसके बाद क्यूलेक्स मच्छर आता है। क्यूलेक्स मच्छर से अगर हम देखें कौन कौन सा रोग होता है तो क्यूलेक्स से सबसे पहले आपका होता है नाइल बुखार। क्या होता है? नाइल बुखार। उसके बाद क्या होता है? जापानी एंसेफेलाइटिस, जापानी एंसेफेलाइटिस। उसके बाद आता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से अगर हम देखें तो कौन सा रोग होता है इसके विषय में हम देख लेते हैं। सैंड फ्लाई के विषय में, सैंड फ्लाई की बात करें तो सैंड फ्लाई से आपका जो होता है वो काला जार होता है। यहां पे आपने देखा
कि 4 तरह के मच्छर हैं और उनके द्वारा कौन कौन सा रोग होता है ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको और एक बार दोबारा देखें तो सबसे पहले एंडीज मच्छर आता है। एंडीज मच्छर से आपका चिकनगुनिया होता है, डेंगू बुखार होता है, लिम्फेटिक होता है, पीला बुखार होता है और जीका होता है। ये किसके द्वारा होता है? एंडीज मच्छर के द्वारा। उसके बाद एनोफिलीज आता है जिसके द्वारा मलेरिया और फाइलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर आता है जिसके द्वारा नाइल बुखार, जापानी एंसेफेलाइटिस होता है। सैंड फ्लाई आता है और जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं, इससे काला जार होता है। तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कभी न कभी अवश्य इससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ से छोटी जानकारी देना चाहता हूँ। छोटी जानकारी यह है कि यदि आप सभी लोग यूपीट्रिपलएससी एएनएम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, यूपीट्रिपलएससी एएनएम की पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा यूपीट्रिपलएससी एएनएम की तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ पे आपकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। 500 रुपये में आपकी एएनएम की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको वीडियो दिया जाएगा, उसके साथ साथ पीडीएफ भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपका डेली क्विज भी होता है। क्या होता है? डेली क्विज भी होता है, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमारा टारगेट ये है कि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आपके पास 12 से लेकर के 15,000 प्रश्न आपको दे दिया जाए और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह आपको पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। उसके साथ साथ आपको की पॉइंट भी दिया जाता है, सभी टॉपिक का, सभी 38 टॉपिक का वीडियो, पीडीएफ, क्विज, की पॉइंट सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिया जा रहा है। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ क्विज लेना चाहते हैं, हमारे साथ सिर्फ क्विज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। क्विज में आपको 12 से लेकर के 15,000 प्रश्न दिए जाएंगे और क्विज की फीस 300 रुपये है। यदि आप सिर्फ क्विज लेना चाहते हैं तो वो भी उसमें भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ क्विज आपको दिया जाएगा, उसकी फीस 300 रुपये है। एग्जाम तक 12 से 15,000 क्विज आपको दे दिया जाएगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। ये हमारा नंबर है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आपको पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपको इस बार यूपीट्रिपलएससी में जॉब लेना है, यूपीट्रिपलएससी की तैयारी सबसे अच्छे तरीके से करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। आगे प्रश्न आता है प्लेग का। 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमसे यह पूछा है कि जो आपका प्लेग रोग है ये किस जीवाणु के कारण होता है। क्या है कि आपका जो प्लेग रोग है ये किस जीवाणु के कारण होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका है यार्सिनिया पेस्टिस, दूसरा ऑप्शन है विब्रियो हैजर, तीसरा ऑप्शन है साल्मोनेरा टाइफी और उसके बाद चौथा ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम। आपको यह बताना है कि प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। और उसके साथ साथ आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका प्लेग रोग क्या होता है। क्या होता है प्लेग रोग, आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो छठा प्रश्न आता है वो आता है कि जो आपका डिप्थीरिया रोग है इसका कारण क्या है। हाँ, सवाल है कि आपका जो डिप्थीरिया रोग है इसका कारण क्या है। आपका ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका पहला ऑप्शन है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस और तीसरा ऑप्शन है बेरिसेला वायरस, चौथा ऑप्शन है रेबीज वायरस। आपको ये बताना है कि डिप्थीरिया का क्या कारण है या फिर किसके कारण डिप्थीरिया होता है। सबसे पहले हम डिप्थीरिया जो शब्द दिया गया है ये समझ लेते हैं कि आपका डिप्थीरिया होता क्या है। देखिए, डिप्थीरिया जो है एक गले की समस्या होती है। गले में एक कुछ आपका ग्रे कलर का जो टिश्यू है वो गले में इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से जब गले में इकट्ठा हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, खाने में दिक्कत होगी और उसके साथ साथ पानी पीने में दिक्कत होगी। नाना प्रकार की समस्या आ जाती है। मैं आपको एक बार फिगर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। आप इस बच्चे को देख रहे हैं, यहाँ पे गले में जो ग्रे रंग का टिश्यू इकट्ठा हो गया है यही आपका डिप्थीरिया होता है और धीरे धीरे ये पूरे गले में आ जाता है और पूरे गले में आने के बाद ये सट जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को खाना खाने में दिक्कत होती है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके साथ साथ कुछ निगलने में, यहाँ तक की समस्याएं होती हैं। जो डिप्थीरिया होता है बहुत ही घातक होता है। ऑपरेशन अगर नहीं सही हुआ, आपने टीका नहीं लगवाया है तो बहुत सारी दिक्कतें इससे हो सकती हैं। अगर हम इसके विषय में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करें तो आपका जो
डिप्थीरिया है ये जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है? तो कोरेनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो कोरेनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। और ये क्या है? ये आपका जीवाणु होता है। और उसके साथ साथ और अगर हम देखें तो इसका जो उद्भवन काल होता है, क्या होता है? जो आपका उद्भवन काल होता है डिप्थीरिया का, वो कितना होता है? 2 से लेकर के 5 दिन का। और उसके साथ साथ डिप्थीरिया के लिए जो टीका लगाया जाता है, वो टीका अगर आप देखें तो इसका 3 टीका जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, एक आपका डीपीटी का, दूसरा आपका डीटी का, और तीसरा आपका पेंटा 5। ये 3 टीका है जो डिप्थीरिया के बच्चों को लगाया जाता है या फिर शुरुआत में लगाया जाता है। और इसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है कि आपका जो डीपीटी है, ये डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। एक बार हम डिप्थीरिया के विषय में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डिप्थीरिया जो होता है गले की समस्या होती है। गले में गले कलर का टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, खाने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है। और जो डिप्थीरिया है ये कोरेनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो जीवाणु है उसके कारण होता है। उद्भवन काल 2 से 5 दिन होता है। इसके लिए टीका लगाया जाता है। शुरू में ही आपका एक डीपीटी का होता है, डीटी का होता है, पेंटा 5 का होता है। जो आपका टीका है इसके लिए एक अलग वीडियो है, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा टीका कब लगाया जाता है, उसका समय क्या होता है, ये सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप उसको अवश्य देखिएगा। बाकी आप यदि हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 90 26 92 73 15। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो हमसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग त्वचा को प्रभावित करता है? ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग त्वचा को प्रभावित करता है। अगर आप इसके ऑप्शन को ही देखें तो इसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है कुष्ठ रोग, दूसरा ऑप्शन है डेंगू, तीसरा है मलेरिया और चौथा है पोलियो। किसमें से त्वचा को कौन सा प्रभावित करता है? आप देखेंगे डेंगू त्वचा को प्रभावित नहीं करता, मलेरिया भी नहीं करता, पोलियो जो होता है वो अंग ही पूरा नहीं काम करता उसमें। तो कौन सा बचा? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ही आपका क्या होता है? ये त्वचा को प्रभावित करने वाला होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका कुष्ठ रोग है वो किससे होता है? यह जीवाणु जनित रोग है। यहाँ से एक प्रश्न और आपके लिए बन जाता है, कुष्ठ रोग क्या है? यह जीवाणु जनित रोग है और यह त्वचा का रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अपने 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमसे यह पूछा है कि आपका जो टिटनेस है ये किसके कारण होता है? टिटनेस किसके कारण होता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, दूसरा ऑप्शन है साल्मोनेला, तीसरा ऑप्शन है रेबीज वायरस, चौथा है डेंगू वायरस। आपको ये बताना है कि टिटनेस किसके कारण होता है। देखिए, सबसे पहले इसका जवाब देने से पहले हम टिटनेस के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आपका टिटनेस क्या होता है, कैसे फैलता है, उद्भवन काल क्या होता है, उसके टीका कौन कौन सा होता है। देखिए, टिटनेस की बात करें तो टिटनेस के कई अन्य नाम हैं। सबसे पहले इसको टिटनेस भी कहा जाता है। टिटनेस के साथ साथ इसको धनुषा स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनुषा स्तंभ। और इसके साथ साथ इसको लोकजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोकजा, क्यों कहा जाता है धनुषा स्तंभ, इसको भी हम जानते हैं। सबसे पहले लोकजा के विषय में जानते हैं। देखिए, टिटनेस जब होता है, जब टिटनेस से समस्या होने लगती है तो आपका जबड़ा जो है, जबड़ा इसमें लॉक हो जाता है। जबड़ा लॉक होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता, न खा सकता है, न पी सकता है, इसीलिए इसको लोकजा कहा जाता है। लोकजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपका जबड़ा लॉक हो जाता है। धनुषा स्तंभ के विषय में बात करें, क्यों धनुषा स्तंभ कहा जाता है? तो जो आपका टिटनेस होता है अंत के समय में, जिसमें जो आपका शरीर है ये धनुष के आकार का हो जाता है, ये इसी तरह तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसको धनुषा स्तंभ भी कहा जाता है। तो इसके 2 नाम और प्रचलित हैं। एक आपका धनुषा स्तंभ क्योंकि इसमें शरीर धनुष की तरह हो जाता है, लोकजा भी कहा जाता है क्योंकि जबड़ा इसमें लॉक हो जाता है। जो आपका टिटनेस है यह आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। और इसके साथ साथ इसका जो उद्भवन काल है, जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 3 से लेकर के 21 दिन का होता है। और इसके लिए जो टीका लगवाया जाता है, टीके में आपका डीपीटी का टीका आता है,
टीटी का टीका आता है, पेंटा 5 का टीका आता है। ये जो 3 टीके हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। टिटनेस के विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। टिटनेस को धनुषा स्तंभ कहा जाता है, लॉकजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लॉकजा? क्योंकि जबड़ा लॉक हो जाता है। क्यों कहा जाता है धनुषा स्तंभ? क्योंकि शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी के कारण यह होता है। उद्भवन काल 3 से 21 दिन है। टीका डीपीटी का टीका, टीटी का टीका, पेंटा 5 का टीका इसके लिए उपयोगी होता है। डीपीटी का फुल फॉर्म आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने 9 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का जो प्रश्न है ये हमसे पूछता है कि आपका जो गोनोरिया है, गोनोरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? क्या है? गोनोरिया जो रोग है किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। नाइसीरिया गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस और उसके बाद HIV हार्पिज वायरस। इसमें आपसे पूछा है कि गोनोरिया किसके कारण होता है, तो इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। हम सबसे पहले गोनोरिया के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आपका जो गोनोरिया है ये होता क्या है और यह कैसे फैलता है। ठीक है, हम गोनोरिया के विषय में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। देखिए, गोनोरिया जो होता है, गोनोरिया को एक नाम से और जाना जाता है, या फिर इसको ऐसे कहें कि हिंदी में इसको सुजाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुजाक कहा जाता है। गोनोरिया को हिंदी में सुजाक कहा जाता है और यह जो है यह STI रोग है। क्या है? STI रोग है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था STI रोग क्या होता है, एक बार दोबारा बता देते हैं। यह STI रोग है जिसमें S का मतलब होता है सेक्सुअली, S का मतलब होता है सेक्सुअली, T का मतलब होता है ट्रांसमिटेड, I का मतलब होता है इन्फेक्शन। S का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली, T का मतलब होता है ट्रांसमिटेड, I का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो ऐसा इन्फेक्शन जो यौन क्रिया के माध्यम से संचारित होता है या फैलता है उसको STI कहा जाता है। और यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो निस्सेरिया गोनोरिया के कारण यह होता है। किससे? निस्सेरिया या नाइसेरिया गोनोरिया के कारण यह रोग होता है। किससे? निस्सेरिया गोनोरिया या फिर इसको नाइसेरिया गोनोरिया कहते हैं। इसी के कारण यह होता है और यह बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है। क्या है? यह बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है। तो आप बताएंगे गोनोरिया अगर आपसे पूछा जाए किससे होता है तो नाइसेरिया गोनोरिया से होता है और यह बैक्टीरिया है, सुजाक इसको कहा जाता है, यह STI रोग है। सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे यह पूछा है कि आपका जो सिफिलिस रोग है, सिफिलिस रोग क्या होता है और सिफिलिस रोग कैसे फैलता है। सबसे पहला सवाल यह है कि सिफिलिस रोग का कारण क्या है। तो इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। यदि आपको जवाब पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सबसे पहले हम सिफिलिस के विषय में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आपका जो सिफिलिस है ये क्या होता है, कैसे होता है और इसके विषय में क्या क्या जानकारी हमको इंपॉर्टेंट लगती है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफिलिस के विषय में। तो सिफिलिस को हिंदी में उपदंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? तो उपदंश भी कहा जाता है। आपका जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों चीज़ें में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इंग्लिश का भी नाम और हिंदी का नाम दोनों याद करना है। सिफिलिस जो है उसको हिंदी में उपदंश कहा जाता है। अब सवाल ये आता है इसके और कौन कौन से नाम हैं। तो सिफिलिस को फिरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरंग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो सिफिलिस रोग है ये सबसे पहले जो विदेश की महिलाएं हैं उसमें यह फैला था, विदेश के जो लोग हैं उसमें यह फैला था। और हमारे देश में आपने देखा होगा कि जितने भी विदेशी हैं उनको फिरंग या फिरंगी कहा जाता है, फिरंगी कहा जाता है। और फिरंगी को जब कोई बीमारी होती है उसको फिरंग कहा जाता है, इसलिए इसको फिरंग नाम भी दिया जाता है। और सिफिलिस को एक नाम और कहा जाता है, एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम महान नकलची कहते हैं। क्या कहते हैं? महान नकलची। क्यों कहा जाता है महान नकलची सिफिलिस को? क्योंकि इसके बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो बहुत सारे रोग से मिलते जुलते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि नकलची है क्योंकि इसका जो लक्षण है कई अन्य रोगों से मिलता है। जिसके नाम आप याद कर सकते हैं सिफिलिस। सिफिलिस को उपदंश भी कहा जाता है, फिरंग भी कहा जाता है, महान नकलची भी कहा जाता है। यह STI रोग है। STI अभी मैंने आपको बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है और इसके साथ साथ
पुराने इसमें क्या होता है, तो सिफिलिस में अगर हम देखें तो पूरे शरीर में घाव और त्वचा पर चकत्ते पैदा हो जाते हैं। तो आपका सिफिलिस जो होता है इसमें पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं, पूरे शरीर में चकत्ता हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारे घाव बन जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि यह किसके कारण होता है, तो यह बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है। क्या है, यह बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है। अब सवाल ये आता है कि किस बैक्टीरिया के कारण यह फैलता है, तो ट्रोपोनेमा फैलिडम जो आपका बैक्टीरिया है इसके कारण होता है। क्या होता है, ट्रोपोनेमा फैलिडम, यह इसका बैक्टीरिया है। तो आप याद करेंगे कि सिफिलिस जो होता है इसको उपदंश कहते हैं, इसको फिरंग भी कहते हैं, महान नकलची भी कहते हैं, एसटीआई रोग है, बैक्टीरिया के कारण फैलता है। कौन सी बैक्टीरिया के कारण, ट्रोपोनेमा पैलिडम। और इसमें क्या होता है, इसमें पूरे शरीर में घाव और चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न यहाँ पे आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु और विषाणु दोनों से हो सकता है। आपके सामने अगला प्रश्न है 11 नंबर का, और इसमें हमसे यह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण होता है। आपके सामने यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेनिनजाइटिस, दूसरा ऑप्शन है डेंगू, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है चेचक। इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण होता है। जिसका जो सही जवाब है वो क्या है, मेनिनजाइटिस। सही जवाब क्या है, सही जवाब है मेनिनजाइटिस। इसका सही जवाब है मेनिनजाइटिस। अगर मेनिनजाइटिस के विषय में थोड़ा सा जाने तो हमारा जो मस्तिष्क है और उसके साथ साथ रीढ़ की जो हड्डी है इसके आसपास जो सुरक्षात्मक परतें होती हैं उनमें सूजन जो पैदा होता है वो मेनिनजाइटिस की वजह से होता है। तो बहुत ही घातक बीमारी यह होती है और यह जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण फैलता है। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमसे ये पूछा है कि एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या है। इसमें आपके ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस, दूसरा ऑप्शन है साल्मोनेरा, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा वायरस, चौथा ऑप्शन है वेरिसेला। तो अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका रोग है उसके साथ साथ जिससे होने वाला यह रोग है दोनों में एंथ्रेक्स दिखा हुआ है, एंथ्रेक्स। तो आप इसी के हिसाब से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 13 जो कि हमसे पूछता है जीवाणु जनित रोगों का उपचार क्या होता है। जीवाणु जनित रोगों का उपचार क्या है, यह हमसे प्रश्न पूछा है और इसका जवाब पहला जो इसका ऑप्शन है वो है एंटीबायोटिक, दूसरा है एंटीवायरल, तीसरा है वैक्सीन, चौथा है सर्जरी। आपको इसका जवाब देना है और इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा से फैलता है। ये हमारा पहला, देखिए प्रश्न नंबर जो 14 है यह हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा से फैलता है। ऑप्शन 1 है क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, दूसरा है हैजा, तीसरा है टाइफाइड, चौथा है डेंगू। इनमें से कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हवा से रोग कैसे फैलता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है, मान लीजिए यह व्यक्ति ए है और यहाँ पे ये व्यक्ति 2 है। देखिए अब यह जो व्यक्ति ए है, इसको क्या है, इसको क्षय रोग है, इसको टीबी है। अब जो व्यक्ति ए है यह संक्रमित है क्षय रोग से। अब जब कभी भी व्यक्ति ए बोलेगा या खांसेगा या छींकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब मान लेते हैं व्यक्ति ए बोलता है या खांसता है तो इसके मुख से हल्के हल्के जो कण निकलते हैं वो इसी तरीके से वायुमंडल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं। जब पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में जाता है, इसके पास जाता है तो वह वायरस इसके अंदर भी चला जाता है। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि इसके हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग, आपका जो क्षय रोग है वो हवा के माध्यम से फैलता है। अगर आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 14 कि कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है तो आप क्या बताएंगे, क्षय रोग। हैजा, टाइफाइड,
और डेंगू यह हवा से नहीं फैलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 हमसे पूछता है कि खाद्य विषाक्तता, जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, का प्रमुख कारण क्या है। ये भी बहुत आसान सवाल है, इसका भी जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जो भी अच्छा कमेंट करेगा, जो भी इसका सही जवाब देगा, उसको मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे आप बाकी लोग भी समझ सकें कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु यौन संचारित रोग नहीं है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपने देखा होगा अभी तक बहुत सारे आपके रोग हैं जो यौन संचारित रोग हैं आए हैं। बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में भी आए हैं। एसटीआई क्या है, आपका एसटीडी क्या है, दोनों अगर इस वीडियो में हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका जो सवाल है वो पूछा है कि कौन सा जीवाणु यौन संचारित रोग है। देखिए बहुत सारे रोग होते हैं, जो बहुत सारे एसटीआई हैं, यौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बहुत सारे एसटीडी हैं। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एक आपका इन्फेक्शन होता है, एक आपका डिसीज होता है। तो बहुत सारे रोग हैं जो यौन क्रिया के माध्यम से फैलते हैं। उसमें से कुछ जीवाणु के कारण फैलते हैं, कुछ आपके वायरस के कारण फैलते हैं। तो अलग अलग पूछा जाता है आपसे। 5 ऑप्शन, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे दिया, पूछ लिया कि इनमें से कौन सा एसटीआई है जो आपका किसके जीवाणु के कारण होता है, या फिर आपको दे दिया 4 ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन सा है एसटीआई है जो वायरस के कारण फैलता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका जो रोग है वो जीवाणु के कारण होता है, कौन कौन सा रोग आपका विषाणु के कारण होता है। यहाँ पे एक पूरा चार्ट बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सभी रोग हैं, यहाँ पे जो आपके सामने 10 रोग दिए गए हैं, ये आपके एसटीडी रोग हैं। क्या है, ये आपके एसटीआई एसटीडी रोग हैं। इनमें से कुछ वायरस के कारण होते हैं, कुछ आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं, कुछ आपके प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट हो जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा आपका एसटीआई रोग है जो वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण सबसे पहले आपका हेपेटाइटिस बी और सी होता है, एड्स होता है, सर्विकल कैंसर होता है, हर्पीज होता है। आपने एक एक्टर का नाम सुना होगा जिसका नाम है पूनम पांडे का आपने सुना होगा नाम। उन्होंने अपने आप को बताया था कि एक अफवाह फैलाई थी पूनम पांडे ने कि मेरा जो देहांत है वो सर्विकल कैंसर के कारण हो गया है, अपने आप को फेमस करने के लिए। तो वो जिस कारण अपना देहांत बताई थी वही सर्विकल कैंसर ही था। ठीक है, तो सर्विकल कैंसर के कारण उनका देहांत, ऐसे अफवाह उड़ाई गई थी। ठीक है, तो वायरस के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो आपका हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, आपका सर्विकल, हर्पीज। बस 4 बार इसको पढ़ना, अपने आप हो जाएगा याद। वायरस के कारण कौन कौन सा होता है, हेपेटाइटिस, एड्स, सर्विकल, हर्पीज, बस याद हो गया। हेपेटाइटिस, एड्स, सर्विकल, हर्पीज, वायरस के कारण रोग याद हो गए। तो ये रोग कौन से हैं, ये रोग ऐसे हैं जो आपके एसटीडी या एसटीआई रोग हैं, जो यौन की क्रिया के माध्यम से फैलते हैं। तो आपके सामने वायरस से होने वाले रोग यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं वो कौन से एसटीआई रोग है जो बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहले आएगा गोनोरिया, सिफिलिस, बिजोनोसिस आएगा, पेल्विक सूजन की बीमारी और क्लेमाइडिया आएगा। ये जो 5 रोग हैं ये किसके कारण फैलते हैं, बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं। और आपका जो सवाल था वो क्या था, जीवाणु यौन संचारित रोग नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें आपका सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लैमिडिया है, क्या नहीं है, हैजा, सिंपल है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए एक और बचा है प्रोटोजोआ के कारण, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैक्टीरिया और उसके साथ साथ वायरस और उसके साथ साथ प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा है वो कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। आपको इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। आपको नहीं पे विशेष ध्यान देना है। और मैंने अभी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है। मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा रोग नहीं होता है, और उसके साथ साथ जो ट्रिक है वो भी आपको बताना है। हमने बताया था ट्रिक में, आपको क्या ट्रिक बताई थी जीवाणु के कारण होने वाले रोगों की, तो हमने बताया था पंडित का टीका न्यू है
प्लेसिबो, ये हमने ट्रिक बताई थी और ट्रिक के माध्यम से यदि हम देखें तो उसमें जो आपका डेंगू रोग है ये आपका जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर जो 18 है उसका सही जवाब डेंगू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमसे पूछा है, सॉरी प्रश्न नंबर 20 हमसे पूछा है। प्रश्न नंबर 20 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं से मनुष्य में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं से मनुष्य में फैलता है, और इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं एंथ्रेक्स, दूसरा ऑप्शन है डेंगू, तीसरा ऑप्शन है चेचक, चौथा ऑप्शन है पोलियो। देखिए आपको एक बात आपको और यहाँ पे याद करना है। देखिए वह जो रोग, वह कोई भी रोग जो पशु से मनुष्य में फैलता है उसको एक नाम दिया जाता है, उसको एक टर्म दिया जाता है। वो नाम क्या है? उसको नाम जूनोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनोटिक। वह रोग जो पशु के द्वारा मनुष्य में फैलता है उसको हम जूनोटिक कहते हैं। वह रोग जो पशु के द्वारा मनुष्यों में फैलता है उसको हम जूनोटिक कहते हैं। और इसके बहुत सारे रोग होते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दे देगा कि इसमें से पूछेगा इनमें से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है। और ये जो आपका सवाल है 20 नंबर, इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जूनोटिक रोग है, इसमें से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा गया है जूनोटिक रोग। आपको जूनोटिक का शब्द पहले समझना होगा। जूनोटिक शब्द का मतलब होता है ऐसा रोग जो पशु के द्वारा मनुष्य में फैलता है। पहले पशु में था, किसी कारणवश मनुष्य में आ गया, तो वही आपका जूनोटिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और रोगों के नाम बताऊं, जैसे आपने रेबीज सुना होगा। क्या? रेबीज जो रोग होता है पशु में होता है, पशु में पाया जाता है, पशु के माध्यम से इंसानों में आ जाता है, वही आपका जूनोटिक होता है। एक आपका रेबीज हुआ, दूसरा आपका बर्ड फ्लू आपने सुना होगा। बर्ड फ्लू आपका भी एक आपका है जूनोटिक रोग है। क्या? बर्ड फ्लू। उसके बाद आपने सुना होगा निपाह वायरस। निपाह भी एक आपका जूनोटिक रोग है। आपने प्लेग सुना होगा, ये भी आपका जूनोटिक रोग है। एक आपका लाइम रोग आपने सुना होगा, ये भी आपका जूनोटिक रोग है। और आपका एक एंथ्रेक्स होता है जो आपके एग्जाम इसी प्रश्न में पूछा गया है, ये भी आपका क्या है? जूनोटिक रोग है। तो 20 प्रश्न नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। ठीक है, आपने जूनोटिक यहाँ से समझा, जूनोटिक कौन कौन से रोग हैं आपने वो भी समझा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीन से रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीन से रोका जा सकता है, जिसमें आपके ऑप्शन है डिप्थीरिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो इसका जो सही जवाब है बहुत ही आसान है। अभी मैंने आज के ही वीडियो में कई बार आपको डीपीटी का नाम लिया, डीटी का नाम लिया, तो इसका जो सही जवाब है ये आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 में हमसे पूछा है जीवाणु जनित रोगों का संचारण कैसे होता है। देखिए इसमें हमसे पूछा है कि जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं वो फैलते कैसे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं, उनका प्रसार कैसे होता है, ये हमसे पूछा गया है। और आपका ऑप्शन है जल, भोजन, हवा के संपर्क से, दूसरा है केवल मच्छर से, तीसरा है केवल वायु से, चौथा है केवल संपर्क से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो पहला हो जाएगा, जल, भोजन और हवा से। यदि हम दूषित भोजन प्राप्त करेंगे, दूषित जल पिएंगे और उस दूषित वायु ग्रहण करेंगे तो उससे रोग हो सकते हैं। तो आपका जो 23 नंबर इसका सही जवाब जल, भोजन, हवा के संपर्क से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 की तरफ चढ़ते हैं जो आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु लाभकारी भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु लाभकारी भी हो सकता है। तो आपसे यह पूछा है कि कौन सा जीवाणु है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए उपयोगी होता है और उससे जो फायदा होता है, ये हमसे पूछा है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, दूसरा ऑप्शन है साल्मोनेला, तीसरा है आपका हेजे, चौथा आपका है पेस्टिस। और इसका जवाब आपको बताना है। देखिए हम सबसे पहले हम इसका जवाब देखते हैं और उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि क्यों हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है? लैक्टोबैसिलस। इसका जो सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी होता है? क्योंकि इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट के जो किण्वन होते हैं, किण्वन की प्रक्रिया के दौरान यह लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है। लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है जो आपका क्या है? लैक्टोबैसिलस है।
इस लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम लैक्टोबैसिलस रखा गया है। तो अब एक बार हम इसको दोबारा समझते हैं। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के दौरान यह जो होता है, यह लैक्टोबैसिलस जो होता है यह लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है। क्या, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है। और उसके साथ साथ यह क्या करता है, कैसे हमारे लिए उपयोगी है, तो यह बच्चों और वयस्कों में संक्रमण दस्त को रोकने के लिए इसका इलाज करने में यह मदद करता है। एक बार दोबारा समझते हैं कि आपका जो लैक्टोबैसिलस है यह क्या करता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के किण्वन प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है, और यह बच्चों में या फिर वयस्कों में जो संक्रमण दस्त के रोग को रोकने के लिए या उसके इलाज के लिए उपयोगी होता है। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है और हड्डियों को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही जवाब है आपको देना है। पहला नंबर ऑप्शन जो है ऑस्ट्रियोमाइलाइटिस होता है, दूसरा है डेंगू और तीसरा है पोलियो, चौथा है मलेरिया। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं, जो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। अभी तक हमने देखा था जीवाणु के कारण होने वाले रोग, यहाँ से हम देख रहे हैं विषाणु के कारण होने वाले रोग। देखिए इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु से होने वाले बहुत सारे रोग हैं और इम्पॉर्टेंट भी रोग हो जाते हैं, तो इसका जवाब आपको आराम से मिल जाएगा। और आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि कौन कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या दी हुई है हम इसको देखते हैं। ट्रिक आपके सामने हम लिखते हैं। ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पोइचे का मतलब आप याद कर सकते हैं पीछे, जिसे आपको याद हो जाए। ट्रिक छोड़ गई, तो इसका ट्रिक है कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। क्या है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। बस आपको पीछे के स्थान पे पोछे याद करना है। अब इसका हम ट्रिक देखते हैं कि इससे कौन कौन सा रोग होता है। सबसे पहले आपके सामने रा है, तो रा से क्या होगा, रा से रेबीज होगा। क्या होगा, रा से रेबीज होगा। उसके बाद खा है, खा से क्या होगा, खा से खसरा। उसके बाद हा है, हा से क्या होगा, हर्पीज। माँ से है, तो माँ से मेनिंजाइटिस। उसके बाद ही है, हीट से बनेगा हेपेटाइटिस। उसके बाद टा है, टा से क्या बनेगा, ट्रोकोमा। उसके बाद करके जो यहाँ पे है ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद शब्द आता है पो से होगा पोलियो, ए से हो गया एड्स, चा से हो गया चेचक। उसके बाद छोड़ में दो शब्द है, तो सबसे पहले छा से बनेगा छोटी माता, छोटी माता। और टा से मतलब छोड़ मतलब राट से बनेगा डेंगू ज्वर। उसके बाद है गई में दो शब्द है, गा से बनेगा गलसोंध। और उसके बाद आई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। ये आपका जो रोग है ये क्या होता है, ये विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, रेखा हमें हिट करके पोछे यानी कि पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। और इस पीछे के स्थान पे आप पोछे याद कर लीजिएगा, जिसमें आपका है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले रेबीज होता है, खसरा है, हर्पीज है, और उसके बाद मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ट्रोकोमा है, उसके बाद पोलियो है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है,
डेंगू ज्वर है और गलसोंद है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी रोग क्या है विषाणु के कारण होते हैं। यह ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। यह जो ट्रिक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जा करके ये पूरा जो ट्रिक है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9026927315। आपकी जो पूरी तैयारी है ये हमारे माध्यम से करवाई जाएगी, जिसमें आपकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपको वीडियो भी दिया जाएगा, आपको PDF भी दिया जाएगा, इसी 500 रुपये में आपको क्विज भी दिया जाएगा, इसी 500 रुपये में आपका की पॉइंट भी होगा, टॉपिक वाइज क्लास होगा, टॉपिक वाइज PDF होगा, टॉपिक वाइज की पॉइंट होगा, टॉपिक वाइज क्विज होगा। यानी कि पूरी तैयारी आपकी पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में करवाई जा रही है। और यदि आप हमारे सिर्फ और सिर्फ क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे क्विज से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है। क्विज में आपको क्या दिया जाएगा कि एग्जाम तक लगभग 15,000 या 12,000 के आसपास आपको क्विज दे दिया जाएगा। तो यदि आप क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, सिर्फ 300 रुपये फीस है। और यदि आप हमारे पूरे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप उस ले सकते हैं, इसकी फ़ीस 500 रुपये है। 500 रुपये में आपको पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी, इसमें वीडियो PDF सब कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमसे पूछा गया है कि निमोनिया का प्रमुख कारण क्या है। ये हमारा 27 नंबर प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा कि निमोनिया का प्रमुख कारण क्या है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरा है इन्फ्लुएंजा वायरस, तीसरा है प्लाज्मोडियम, चौथा है वेरिसेला। अगर हम इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो इसके ऑप्शन में ही इसका सही जवाब छुपा हुआ है, लेकिन निमोनिया के विषय में थोड़ा सा और जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। निमोनिया जो है यह फेफड़ों का एक संक्रमण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है तो आप बताएंगे क्या, फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है। यह वैक्सीन, बैक्टीरिया, वायरस तथा कवक के द्वारा फैलता है, सबके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के कारण, कवक के द्वारा और उसके साथ साथ वायरस के द्वारा भी होता है। इसमें बुखार, खांसी, बलगम के साथ खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि जो है इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। टीका का नाम आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक आपका PCV13 एक टीका है, दूसरा आपका PPSV23। ये आपके 2 टीके होते हैं निमोनिया के, आप इसको भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमसे पूछा है कि HIV का पूरा नाम क्या है। इसमें हमसे पूछा है HIV का पूरा नाम क्या है, और HIV से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो एनएम का एग्जाम हुआ था, UPSSC एनएम का, उसमें भी HIV से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपका HIV का फुल फॉर्म पूछा गया है और एड्स का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो दोनों आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सबको पता भी होगा। सभी लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। सबसे पहले हम HIV के विषय में बात करते हैं। HIV जो होता है इसका फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? S से होता है ह्यूमन, I से मतलब होता है इम्यूनो, और उसके बाद डिफिशियंसी, और V का मतलब होता है वायरस। उसके बाद एड्स भी आता है। एड्स का जो फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, I का मतलब इम्यून, D का मतलब डिफिशियंसी, और उसके बाद S का मतलब होता है सिंड्रोम। देखिए, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो आपका HIV है यह एक वायरस है, और जो आपका एड्स है यह एक रोग है। HIV के कारण एड्स रोग होता है, दोनों में अंतर होता है। जो आपका HIV है यह एक क्या है? वायरस है, और इसकी वजह से जो होने वाला रोग है वो आपका एड्स है। और उसके साथ साथ आपको यह याद रखना है, पूछा जाता है कि HIV किस अंगों को प्रभावित करता है, तो आपके अंदर जो CD4 सेल होती हैं, CD4 कोशिका होती हैं, या इसको मारकर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको कमज़ोर करता है।
CD4 सेल या लिम्फोसाइट सेल 2 आ सकते हैं, कोई भी आए तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है HIV के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो एलिसा टेस्ट, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और उसके साथ साथ इसका जो उद्भवन काल है, इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या है, 8 से लेकर के 10 साल एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके नहीं, 8 से लेकर 10 साल नहीं, एक बार आपको यहाँ पे नोट करना है, किसी भी व्यक्ति को HIV हो जाता है, HIV हो जाता है, अब HIV होने के 8 से लेकर के 10 साल बाद उसको एड्स हो जाएगा। अगर वो दवा नहीं कराता, अपना इलाज नहीं करवाता है, तो 8 से 10 साल में उसको एड्स हो जाएगा। HIV होने के 8 से 10 साल बाद उसको एड्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, HIV का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। HIV अगर किसी व्यक्ति को होता है तो 8 से 10 साल बाद उसको एड्स हो जाएगा। HIV जो आपकी CD4 सेल होती है उसको मारकर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। एलिसा टेस्ट इसमें किया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पोलियो रोग का कारण क्या है? यह हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो पोलियो रोग है इसका कारण क्या है, और इसका जवाब आपको देना है। देखिए, अगर हम इसके विषय में थोड़ा और बात करें, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पोलियो के विषय में, और आज के बाद आपसे पोलियो गलत भी नहीं होगा। इसमें पहला ऑप्शन है पोलियो वायरस, दूसरा ऑप्शन है साल्मोनेला, तीसरा है माइक्रोबैक्टीरियम, चौथा है प्लाज्मोडियम। अगर सबसे पहले हम पोलियो के विषय में बात करें तो पोलियो जो शब्द है यह पोलियोमाइलाइटिस का संक्षिप्त रूप है। क्या है? जो आपका एक पोलियो माइलाइटिस, ये पोलियोमाइलाइटिस जो शब्द है इसी शब्द से पोलियो बना हुआ है। ठीक है, तो अगर पोलियो का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो पोलियो माइलाइटिस होता है, और उसके साथ साथ पोलियो वायरस के कारण यह रोग होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण यह रोग होता है। आपको पोलियो के विषय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी से ले लीजिए। पोलियो वायरस के विषय में हम बात करते हैं तो पोलियो वायरस जो है इसकी खोज 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। पोलियो की खोज कब की गई थी? 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन 2 लोग हैं, एक जोनास साल्क है, जोनास साल्क, और एक आपका अल्बर्ट साबिन है। जो अल्बर्ट साबिन है इन्होंने OPV की खोज की थी, और निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खोज साल्क ने की थी। और उसके बाद 16 मार्च 1995 में पहली बार पोलियो की दवा पिलाई गई, इसीलिए 16 मार्च को ही टीकाकरण दिवस अपने भारत में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1995 से शुरू किया गया, और 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोलियो वायरस जो है इसकी खोज 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और वैक्सीन की खोज साल्क और साबिन ने की थी। जो साल्क ने खोज की थी ये आपका IPV है, यानी कि निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, और जो आपका अल्बर्ट साबिन ने की थी आपका OPV है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। आगे बात करते हैं, 16 मार्च 1995 को पहली बार पोलियो की दवा पिलाई गई, इसीलिए 16 मार्च को ही टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर 1995 से शुरू की गई थी। आगे बात करते हैं, इसके जो उस्मान अवधि, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है पोलियो का, वो आपका 7 से 14 दिन का होता है। वायरस शरीर में प्रवेश करता है मुख्य माध्यम से, मलाशय के माध्यम से। जो आपका मलाशय होता है 6 से 8 वीक तक यहाँ पे वायरस मल में रहता है, और जब कोई उस पर मक्खी बैठती है तो वो मक्खी आकर के आपके खाने में बैठती है, तो यहाँ से वो फैल सकता है। ठीक है, फैलने का तरीका यह होता है। इसके लिए OPV टीका लगाया जाता है, जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जन्म के समय दी जाने वाली खुराक को 0 खुराक कहा जाता है। और इसके बाद जो आपका खुराक का शेड्यूल है, जन्म के समय 0 खुराक, पहला 6 वीक, दूसरा 10 वीक, तीसरा 14 वीक, और बूस्टर डोज जो लगता है वो 16 से 24 मंथ पे लगता है। पल्स पोलियो अभियान 2 अक्टूबर 1995 को शुरू की गई थी, जिसका मोटो 2 बूंद जिंदगी की। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था।
ठीक है, ये आपका पोलियो का इम्पॉर्टेंट पूरा फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न पे, जो हमसे पूछा है 30 नंबर प्रश्न कि आपका जो इन्फ्लुएंजा रोग का दूसरा नाम क्या है। इन्फ्लुएंजा रोग का दूसरा नाम क्या है? तो साधारण सा इसका जवाब है इन्फ्लुएंजा फ्लू, दोनों एक साथ प्रयोग किया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो आपका है इसके कारण होता है इन्फ्लुएंजा A, B, C, इनके कारण आपका जो रोग होता है इसमें बुखार लगना, ठंड आना, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, फैलने के तरीके में हवा से फैलता है, खांसने से, बात करने से या फैल सकता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग का दूसरा नाम फ्लू होता है। आगे बात करते हैं 31 है, जो हमसे पूछता है कि रेबीज रोग का वाहक क्या है। रेबीज रोग का वाहक क्या है, ये हमसे पूछता है। रेबीज के विषय में बात करें, इसमें ऑप्शन है कुत्ता, मच्छर, सैंड फ्लाई और पिस्सू। देखिए, रेबीज जो आपका रोग है ये कुत्ता के माध्यम से फैलता है, बिल्ली के माध्यम से फैलता है, बहुत सारे जानवर हैं जिनके माध्यम से फैलता है। रेबीज जो है एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग मतलब ऐसे रोग जो ऐसे जानवरों से फैलते हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं, उसके बाद वो हमारे शरीर में आ जाते हैं, तो उन्हें जूनोटिक रोग कहते हैं। बहुत सारे रोग हैं, अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। और उसके साथ साथ आपके विषय में बात करें तो जो रेबीज रोग है इसमें इसको एक और नाम से जाना जाता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रेबीज रोग को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से जल, डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, और उसके साथ साथ इसको जलातंक भी कहते हैं। जल आतंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब रेबीज होता है, रेबीज किसी व्यक्ति को हो जाता है, वो पानी से डर लगता है, उसको हवा से डर लगता है, वो पानी पी भी नहीं पाता, इसलिए जल आतंक भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया क्यों भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पानी से डर लगता है। और रेबीज में क्या होता है, यह मस्तिष्क की सूजन का कारण बनता है। रेबीज जो रोग है ये किसके कारण होता है? तो यह लीसा वायरस के कारण होता है। याद कर सकते हैं लीसा वायरस, टाइप ए। देखिए यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, रेबीज रोग किसके कारण होता है? लीसा वायरस टाइप ए के कारण होता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, जल आतंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पानी से डर लगता है। यह जूनोटिक रोग है। इंक्यूबेशन पीरियड आपका जो होता है 3 से 8 सप्ताह होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 8 सप्ताह होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। 32 हमसे पूछा है कि टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। 32 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है कि टाइफाइड जो रोग है किसके कारण फैलता है। आपके मच्छर हैं, ऑप्शन है मच्छर, दूषित जल और भोजन, वायु और संपर्क में आने से। देखिए, जो टाइफाइड है यह किस वायरस के कारण होता है? आपसे प्रश्न पूछा जाए किस वायरस के कारण होता है, तो टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सैल्मोनेला टाइफी के कारण। अब इसके लक्षण, बुखार होता है, बुखार धीरे धीरे आपका बुखार बढ़ता है। इसके टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं, इसमें लक्षण के विषय में बात करें तो उसमें बुखार होता है, बुखार धीरे धीरे आपका बढ़ता है, ठीक है। और उसके साथ साथ कमजोरी भी आ सकती है, पेट दर्द भी, भूख ना लगना इसमें होते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है, टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसको विडाल टेस्ट से पता चलता है। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित है। और यह कैसे फैलता है? दूषित जल भोजन के माध्यम से यह फैलता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है ये हमसे पूछता है प्रश्न नंबर 33। ये पूछता है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है। प्रश्न नंबर 33 है कि इसमें पूछा कि चिकनगुनिया का कारण क्या है। चिकनगुनिया वायरस, साल्मोनेला, उसके बाद आपका आता है माइक्रोबैक्टीरियम, चौथा है प्लाज्मोडियम। इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि चिकनगुनिया किसके कारण फैलता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। ये हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संपर्क से फैलता है। एड्स, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया। तो इसका जवाब भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 हमसे पूछा है कि जो आपका खसरा है, जिसे हम मिजल्स कहते हैं, का कारण क्या है। एक आपका रूबेला वायरस, साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम। ये आपसे प्रश्न है, इसका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब आप बताइए। इसके विषय में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आपका जो खसरा वायरस है ये किसके कारण फैलता है? ये रूबेला वायरस के कारण फैलता है। और इसका जो टीका है, टीके के विषय में बात करें तो इसके लिए 2 टीके प्रचलित हैं। एक आपका MMR वैक्सीन और दूसरा आपका MMRV वैक्सीन। MMR वैक्सीन जो होता है, इसको अगर हम बात करें, MMR का फुल फॉर्म देखें तो मीजल्स, मम्स और रूबेला।
इसमें हम जिसे खसरा, कंठमाला और रुबेला के लिए होता है MMR, इसकी मात्रा 0.5 ml होती है। एज आपका 12 से 15 मंथ में फर्स्ट खुराक और दूसरा आपका 4 से 6 ईयर में सेकंड खुराक लगाई जाती है। दूसरा आपका MMRV वैक्सीन आती है। इसमें R जो होता है इसमें एक और ऐड कर दिया गया है। ये जो आपकी MMR वैक्सीन है ये खसरा, कंठमाला, रुबेला और चिकन पॉक्स के लिए लगाई जाती है। इसमें जो आपका खुराक है 12 मंथ से 12 ईयर तक सिंगल शॉट वैक्सीन आपका होता है। खुराक 0.5 ml होता है। यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो वीडियो सारा जो प्रश्न बताया गया ये अच्छा लगा होगा। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लगातार हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपको आगे ऐसे ही प्रश्न चाहिए या नहीं। और आपके ज़्यादा कमेंट आते हैं तो इसी तरीके से आपका पूरा तैयारी करवाई जाएगी। और उसके साथ साथ यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 90 26 92 73 15, जहाँ पे आपकी एएनएम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, एएनएम की परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो पेड ग्रुप है उसकी फीस 500 रुपये है। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको वीडियो भी दिया जाएगा, PDF भी दिया जाएगा, क्विज भी दिया जाएगा, की टॉपिक वाइज की पॉइंट भी दिया जाएगा। सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।